सोनपुर नगर के एक छोटे से गांव में मोहन और रमेश दो भाई रहते थे। मोहन बेहद ही आलसी और चालाक था, वही रमेश सीधा साधा और भोला था। एक दिन मोहन किसी काम से जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी भेंट सुखी राम काका से होती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा भाई अभी गधे पर घी के मटके लेकर बाजार गया है। तुम्हें नहीं जाना है क्या? नहीं काका, मैं तो अपना घी बहुत देर पहले ही बेच आया। बेटा, तुम्हारा छोटा भाई कितनी मेहनत करता है, तुम दोनों एक साथ व्यापार क्यों नहीं करते? जी जी काका। तभी सुखीराम काका अपने घर की ओर चले जाते हैं। पता नहीं ये काका भी सठिया गए हैं। मुझे कहते हैं कि मैं व्यापार करूं, और वो भी अपने छोटे भाई के साथ। कभी नहीं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरी चालाकी के कारण ही है, वरना ईमानदारी से तो 2 वक्त का खाना खाना भी बड़ा मुश्किल है। एक सुबह रमेश घी बेचने के लिए बाजार जाता है। तभी रास्ते में उसका भाई मोहन उसे मिलता है। रमेश, रुक रुक, तेरा गधा तो बीमार लग रहा है यार। देख कितना सुस्त पड़ गया है। सच में भैया? अरे बाप रे, अब क्या करूं? आज ही बाजार जाना था घी बेचने। चिंता मत कर, मेरे पास जादुई घास है। एक मुट्ठी खाएगा तो तेरा गधा हवा की तरह दौड़ने लगेगा। लेकिन ये घास बहुत कीमती है। क्या सच में ये घास इतनी कीमती है? क्या कीमत है इसकी? कीमत तो बहुत है, पर देख, तू मेरा छोटा भाई है, तो तुझे मैं ये घास तेरे तीनों घी से भरे मटके के बदले दे दूंगा। रमेश घास की ओर देखता है और कहता है, ठीक है भैया, ले ले तीनों घड़े। आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। मोहन ने घास गधे को खिला दी, जो असल में बाजहेड़ की साधारण घास थी। गधा तो वैसे भी ठीक था, जोर से हिनहिनाया और दौड़ने लगा। गधे को दौड़ता देख रमेश बहुत खुश हो गया और आखिरकार मोहन ने रमेश को बेवकूफ बनाकर 3 घड़े घी हथिया लिया। घी गया, गधा फिर सुस्त हो गया। लगता है भैया ने मुझे ही ठग लिया, लेकिन मैं चुप रहूंगा। आखिरकार बड़ा भाई है ना। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? भैया तो हमेशा मेरे साथ चालाकी करते हैं, अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। रमेश ने फैसला कर लिया कि अब वो अपने बड़े भाई के साथ नहीं रहेगा। अगले दिन वह मोहन के पास जाता है। भैया, आपने जो कल मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हमें अपने हिस्से का बंटवारा कर लेना चाहिए। आज से घर का आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। ठीक है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते घर के अंदर का हिस्सा मेरा और घर के बाहर का हिस्सा तेरा होगा। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। रमेश बहुत सीधा था। वो एक बार फिर मोहन की चाल में फंस चुका था और अगले दिन रमेश को बहुत जोर की भूख लगी और वो जैसे ही घर के अंदर गया, तभी मोहन वहां आ गया और रमेश से बोला, अरे अरे, अंदर कहाँ चला आ रहा है? क्या तू भूल गया कि बंटवारे को लेकर हम दोनों के बीच क्या बात हुई थी? अब कान खोलकर सुन। घर के अंदर की सभी चीजों का मालिक अब मैं हूं, और घर के बाहर की चीजों का तू। लेकिन भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। तो मैं क्या करूं? जैसा तय हुआ था वैसा ही चलेगा। बड़ा आया खाना खाने। और मुझे घी बेचने बाजार भी जाना है। आप मुझे घी के मटके ही दे दीजिए। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया? लेकिन बंटवारे के हिसाब से घी के मटके मेरे हैं, तो मैं तुम्हें इन मटकों को मुफ्त में क्यों दूं?
अगर तुम्हें घी के मटके चाहिए तो तुम्हें इसके बदले पैसे देने होंगे। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बेचारा रमेश भूखा ही वहां से चला जाता है। उसी रात जहां रमेश ठंड से ठिठुर रहा था, तो दूसरी तरफ मोहन मजे से चादर तानकर सोया हुआ था। एक दिन रमेश उदास होकर गांव के कुएं के पास बैठा था। वहीं पास से गांव के एक पंडित गुजर रहे थे। उन्होंने रमेश को देख उससे बात करनी चाहिए। अरे रमेश, कैसे हो? तुम अकेले गुमसुम से क्यों बैठे हो? कुछ नहीं पंडित जी, सब ठीक है। नहीं नहीं, तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। यदि तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझे निश्चिंत होकर बता सकते हो। क्या बताऊं पंडित जी, भाई हर तरफ से मुझे दबा रहा है। ना ही खाना खाने देता है और ना ही रात में घर के अंदर सोने देता है। और तो और मेरे घी के मटकों का दाम भी मुझसे मांगता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? रमेश ने बंटवारे की सारी बात पंडित जी को बता दी और फिर पंडित जी ने रमेश से कहा, अब मेरी समझ में आया सारा मामला क्या है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। एक दिन मोहन घर से बाहर जाता है। तभी आपने मुझे बहुत परेशान किया था ना, अब देखना मैं क्या करता हूं। रमेश ने रसोई से खाने पीने का सारा सामान गायब कर दिया और वहां से चला गया। और फिर कुछ देर बाद मोहन वापस आता है और कहता है, अरे मेरा सारा अनाज और सब्जियां कहाँ? गायब हो गया। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? ये सब उस रमेश का ही किया धरा लगता है। अरे अब क्या करूं? बहुत जोर की भूख लग रही है। इस रमेश को तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले अभी इस भूख का इंतजाम तो कर लूं। हाँ, बाहर आंगन में एक आम का पेड़ है। अब वही खाकर अपनी भूख शांत करता हूँ। इसके बाद मोहन आम के पेड़ की ओर निकाल जाता है और पेड़ के नीचे खड़े होकर पके हुए आम को देखता है। और जैसे ही आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उधर से रमेश आवाज देता है, अरे रुकिए बड़े भैया, शायद आप भूल रहे हैं कि ये आम का पेड़ और इस पर लगे सभी आम अब मेरे हैं। क्योंकि ये घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है और बाहर की हर चीज पर मेरा हक है। आप ये आम नहीं ले सकते। मोहन रमेश की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तभी रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ को काटने लगता है। मोहन ने जैसे ही देखा कि रमेश पेड़ काट रहा है, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रमेश वहां से रफू चक्कर हो गया। हाय हाय, मर गया रे। सारी हड्डी पसली टूट गई रे। इस करम जले रमेश को छोड़ूंगा नहीं। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। देख रमेश, आज तो तूने हद ही कर दी। लेकिन भैया मैंने क्या किया? ये तो आप ही ने तय किया था। अब आप ही अपनी कहीं बातों को भूल रहे हैं। मुझे नहीं पता। अब इस बात का फैसला मुखिया जी ही करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। दोनों मुखिया जी के पास पहुंचते हैं। अरे रमेश, मोहन, आज तुम दोनों यहाँ कैसे? सब कुशल मंगल तो है ना? देखिए मुखिया जी, ये रमेश बिल्कुल अपनी जुबान का पक्का नहीं है। ये अपनी कही किसी बात को नहीं मानता है। क्यों रमेश, क्या बात है? तुम अपने बड़े भाई की बात क्यों नहीं मानते हो? देखिए मुखिया जी, कुछ दिन पहले हम दोनों भाइयों ने बंटवारा किया और सभी चीजों पर हम सहमत थे। मुखिया जी दोनों भाइयों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और पूरा मामला समझने के बाद मुखिया जी बोले, देखो मोहन, बंटवारे के हिसाब से घर के अंदर के मालिक तुम हो और घर के बाहर का रमेश।
तो वो जैसे चाहे अपने हिस्से का इस्तेमाल कर सकता है। देखो मोहन, समझदारी भाई से चालाकी करने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर अपने और अपने भाई के जीवन को संवारने में है, जिससे इस गांव में तुम्हारा और तुम्हारे भाई का सम्मान बना रहेगा। मुखिया जी की बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, ठीक है मुखिया जी, अब से हम दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से मोहन और रमेश साथ मिलकर रहने लगे।